तो लाइक हमने कल सिंपल सेम स्ट्रिंग दी थी इसके अंदर, ठीक है, और फिर हम इसको कंपेयर कर रहे थे, तो ये क्या करता है, एग्जैक्टली कंपेयर करता है स्ट्रिंग को, इवन केसेस भी कंपेयर करता है, स्मॉल केस को ये इक्वल मानेगा, स्मॉल एंड कैपिटल को ये इक्वल नहीं मानता है, ठीक है। जैसे कि हमने कल की क्लास में ये वाला फंक्शन लिखा था strcomp, इसके अंदर फील्ड F1 एंड फील्ड F2 को हमने कंपेयर कराया था, F1 और F2 हमने दो फील्ड लिए थे, दोनों को कंपेयर कराया हमने। तीसरा वेरिएबल इसमें ऑप्शनल होता है, तो उसको आप नहीं भी दोगे तो भी ये चलता है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करा के आपका आउटपुट अगर 0 है, 0 मीन्स वो इक्वल है, तभी आपकी एंट्री को वो वैलिड मानेगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं मानेगा उसको। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से काम किया था। अब एक चीज यहाँ पर टेस्ट करने वाली है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर A और कैपिटल A लिखते हो तो ये यहाँ पर इसको इस केस में देखो वैलिड मान के चल रहा है। केस सेंसिटिव इसको बनाना है तो आप केस सेंसिटिव भी इसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉल b और यहाँ पर मैंने लिखा है कैपिटल B, अभी इसको इक्वल मान रहा है, केस सेंसिटिविटी हमने इसमें खत्म की थी। वो कब एक्टिवेट होगी आपकी, जब आप यहाँ पर कॉमा के बाद वैल्यू देंगे, वैल्यू आप यहाँ पर 0 या फिर 1 दे सकते हो। तो अभी हमने देखो 1 दी है, तो तब इसका डिफरेंस आप देखना कि क्या डिफरेंस आया है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर A और कैपिटल A दूं अगर, रेस्ट्रिक्ट करता है, एक बार मैं इसको 0 देखती हूँ, यहाँ पर 0 या फिर 1 टू वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके से केस सेंसिटिव हमने इसको बना लिया। आप थर्ड पैरामीटर में अगर यहाँ पर 0 देते हो तो 0 देने से क्या हुआ, ये इसको जो आपकी स्ट्रिंग का कंपैरिजन है इसको ये केस सेंसिटिव बना रहा है। दैट मीन्स अगर आपको कंपैरिजन कैसा रखना है कि स्मॉल से स्मॉल मैच हो, अगर स्मॉल और कैपिटल हो तो उनको डिफरेंट माने, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। और अगर आप इसको इनसेंसिटिव रखना चाहते हो कि भाई कैपिटल ए और स्मॉल ए को ये सेम थिंग माने, इक्वल माने, तो यहाँ पर आप या तो ब्लैंक छोड़ दो या फिर 1 दो, एक ही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस थर्ड पैरामीटर को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको एक बार ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। थर्ड पैरामीटर दे करके अब देखो इसमें आपको सेम चीजें देनी ही पड़ेगी। अब फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इस 0 को रिमूव कर रही हूँ ताकि केस सेंसिटिविटी खत्म कर दे इसकी। और अब यहाँ पर इक्वल्स टू हम लोग कर देते हैं 1 किस केस में आता है, व्हेन F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है F2 के, तो वो कौन सा केस है, C। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ B और यहाँ पर लिखती हूँ A, 0 ही इसमें दिया हुआ है, सेव नहीं हुआ है, देखो हमने चेंजेस तो कर लिए बट अभी तक वो पुराना वाला ही रूल इसमें चला रहा है। तो एक बार हमको चेंज करना पड़ेगा। जी हमने यहाँ पर चेंज किया, सेव कर लिया। ओके, अब इसको तो यहाँ पर हम लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ये ओके है इसके साथ में। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ A और यहाँ पर लिखती हूँ B, तो यहाँ पर इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए और इनको हो रही है। ये कंपेयर किस चीज को कर रहा है, एक्चुअली ये कंपेयर कर रहा है S टाइप कोड, ठीक है। S टाइप कोड को कंपेयर कर रहा है, तो हमको पता है कि जो S टाइप कोड है वो ABCD सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अगर कैपिटल A की बात करें तो उसका S टाइप कोड होता है 65, कैपिटल B का अगर S टाइप कोड पूछें तो जस्ट A के बाद आता है, दैट मीन्स 66, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें कि पहली जगह पर हमने क्या लिखा है यहाँ पे कैपिटल
इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कैपिटल ए और यहाँ पर लिखती हूँ कैपिटल बी, तो अब क्या होगा, क्या मेरा F1 ग्रेटर है F2 के? इसकी S का वैल्यू नहीं है, राइट? 65 इज लेस देन 66। तो अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं B और यहाँ पर कर दूं A, अब हम कह सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, SI वैल्यूज ऑफ दीज कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर अब ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का? वो हमने पढ़ा था कि जब स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 तो आउटपुट मिलता है हमको 1। ठीक है, और हमने रूल में क्या लिखा हुआ है कि आपका मैच होना चाहिए 1 से, यानी कि स्ट्रिंग 1 शुड बी ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, देन वो आगे हमको कंटिन्यू करने दे, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टॉप करें। तो इसने बिल्कुल हमको वही किया, जब हम छोटी वैल्यू आगे और बड़ी वैल्यू बाद में दे रहे हैं तो हमको नहीं एंट्री करने दे रहा है, एंड जब हम इस तरीके से फर्स्ट स्ट्रिंग को ग्रेटर एंड सेकंड स्ट्रिंग को स्मॉलर रख रहे हैं तो वो हमको उस एंट्री को वैलिड मान रहा है। अब -1 किस केस में आता है? व्हेन स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, तब कौन सा हमको ओवरऑल आउटपुट देता है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन? -1। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अगर हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिंग 1 हमेशा छोटी रहे स्ट्रिंग 2 से, तो हम क्या वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे? एक बार ट्राई कीजिए, चैट में रिप्लाई कीजिए फटाफट। इफ यू वांट F1 में जो एंट्री हो that should be less than entries in F2 field, तो इसमें क्या चेंज हम करेंगे? बिल्कुल सही हरीशु, -1 की जगह पर जस्ट हम क्या लिख देंगे -1, क्योंकि ये पूरा फंक्शन -1 कब रिटर्न करेगा? जब F1 लेस देन होगा F2 के। ठीक है, माइनस करते हो तब भी यही होता है ना कि पहली वैल्यू अगर बड़ी है दूसरी छोटी है तो पॉजिटिव में रिप्लाई आता है, और अगर पहली वैल्यू छोटी है और दूसरी बड़ी है, जिसको माइनस कर रहे हैं वो बड़ी है, तो माइनस में आउटपुट आता है हमेशा। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। यस जस्ट बिल्कुल सही। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। क्लियर है? अब इसकी हेल्प से आप एक वो भी अप्लाई कर सकते हो, एल केस और यू केस। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सपोज वी वांट एक फील्ड हम लेते हैं यहाँ पर, नेम 2। ठीक है, नेम 2 हमने एक फील्ड लिया। अब हम चाहते हैं कि डेटा शीट व्यू में एंट्री किस तरीके से हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में अगर यूजर एंटर कर रहा है तो ही वो एक्सेप्ट करे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से इसको एंट्री दी तो एक्सेप्ट करे, और अगर मैंने इस तरीके से इसको एंट्री दे दी, ठीक है, या फिर इसके बाद मतलब कैपिटल मैंने यूज कर लिया है, तो वो एंट्री को एक्सेप्ट ही ना करे। अभी तो वो दोनों तरीके की एंट्री एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर वर्ड्स ही यूजर एंटर कर रहा है तो वो उसको वैलिड मान। कन्वर्ट नहीं करना है मुझे, कन्वर्ट करना होता तो जस्ट लेस देन का साइन लगा देती मैं कि जो भी यूजर लिखे वो स्मॉल केस में आ जाए। मैं तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डालना चाहती हूँ कि यूजर कैपिटल में एंटर करे ही नहीं, करे तो फिर उसको एरर मैसेज शो हो जाए। तो उसके लिए स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन लगा करके कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ नितेश, सबसे इजी तरीका तो यही है, बट उसमें होगा क्या, देखो हम यहाँ पर अगर कैपिटल में भी एंट्री करेंगे, ठीक है, मैंने कैप्स में एंट्री की और यहाँ जाकर के आते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पर। फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। सेव
ठीक है। अभी अगर मैं इसको कैपिटल में एंट्री देती हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप बोल रही हो कि जस्ट मैम हमको फॉर्मेट में इस तरीके से लेस देन लिखना है और अपना काम हो जाएगा, कि इसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल केस। ठीक है, आप जो भी कैपिटल में भी दोगे तो उसको वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, ये तो ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि अगर यूजर कैपिटल में एंटर कर रहा है और आगे जा रहा है तो उसको वो एरर मैसेज शो करे दैट यू शुड enter in small case only, you can't enter in capital case, upper case। ठीक है, ये चाहते हैं हम, तो वो तो वैलिडेशन रूल के थ्रू ही होगा, करेक्ट। तो अब ये काम कैसे होगा, आप लोग लॉजिक सोचिए। थ्रू स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, थ्रू अपर केस एंड लोअर केस फंक्शन, दोनों मिक्सअप होंगे, नेस्टिंग हो जाएंगी फंक्शंस। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अब देखो इसमें हमें नहीं जरूरत पड़ेगी रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन की, क्योंकि हम सिर्फ एक ही फील्ड के अंदर की चीज कंपेयर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फील्ड लेवल वैलिडेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। हाँ प्रथम, हम लिख सकते हैं इसको उसमें डायलॉग, इसमें आप बोल रहे हो ना वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख सकते हैं, बट पहले वो एरर वैलिडेशन रूल तो लगाना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो प्रॉम्प्ट करेगा उस मैसेज को। हाँ, तो एक हरीश ने ट्राई किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा और बिल्कुल एक्यूरेट आपने लॉजिक लगाया है यहाँ पर, बस थोड़ा लिखा गलत है, मतलब लिखने का तरीका ठीक नहीं है, ये चलेगा नहीं इस तरीके से, पर आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। और कोई ट्राई करेगा इसको? से जो लॉजिक इन्होंने बनाया है बिल्कुल सही है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, strcomp स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे। कैप्स लॉक ऑन है मेरा, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराएंगे हम। दो स्ट्रिंग कौन सी होगी वो, एक तो यूजर जो एंटर कर रहा है, यानी कि हमारे फील्ड का नेम आ जाएगा नेम टू, जो यूजर ने एंटर किया बिल्कुल वो स्ट्रिंग, चाहे उसने कैपिटल में दिया चाहे उसने स्मॉल में दिया। दूसरा हम ले लेंगे एल केस, अपर केस नहीं, हरे स्वरूप आपने शायद यू केस लगाया है, तो हम एल केस के लिए कर रहे हैं अभी काम, तो एल केस आ जाए। ठीक है, एल केस किसका, एल केस हमारे जो यूजर ने एंटर किया है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग का पैरामीटर जाता है, वो आप फील्ड का नेम टू, दो स्ट्रिंग हमको पास करनी पड़ती है, तो हमने पहले स्ट्रिंग पास की अपने फील्ड के अंदर की एंट्री को एज इट इज। दूसरा जो पैरामीटर है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो है कि जो यूजर ने एंटर किया उसको एल केस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, और फिर उन दोनों को मैच करो। अगर यूजर ने सेम लोअर केस में एंट्री की होगी तो आउटपुट क्या आएगा, दोनों का कंपैरिजन का एल केस, ओ जीरो, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, जीरो आएगा। बट अगर यूजर ने कैपिटल में एंटर किया है तो एल केस वाला फंक्शन तो उसको पूरा यू के एल केस में कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, तो दोनों का एग्जैक्ट मैचिंग यहाँ पर से नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम एक यहाँ पर वो भी लगा देते हैं कॉमा करके, जो जीरो आता है, ताकि वो केसेस भी मैच कर ले। और यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर जीरो। ठीक है, सेव किया इसको और इसको हम ट्राई करते हैं। आ जाओ इधर। अब अगर मैं इसको स्मॉल में दूंगी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको कैपिटल में दे रही हूँ तो देखो ये बिल्कुल परफेक्टली अपना काम कर। ठीक है, काम कैसे किया इस फंक्शन ने ये क्लियर है। मैंने जब इसको स्मॉल केस में एंट्री दी तो पहली स्ट्रिंग की जगह पर क्या आ गया, FGFT स्मॉल केस में। दूसरी जो पोजीशन है उस पर मैंने एक दूसरा फंक्शन लगाया है। अब हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो ये एल केस फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो भी यूजर ने एंटर किया है चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में, उसका लोअर केस वर्जन रिटर्न करेगा। तो अगर
लोअर केस में ही दिया था मैंने, तो भी एल केस इसको लोअर केस में ही कन्वर्ट करके देगा, दैट मीन्स वो यही रिटर्न करेगा हमको FDFG। अब दोनों एग्जैक्टली मैच कर गए, केस से केस भी मैच कर गए क्योंकि मैंने जीरो भी लगा दिया साथ में, तो वो केसेस भी मैच कर रहा है। अब इसका ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का जब एग्जैक्ट मैच होता है? जीरो। जीरो इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज ट्रू, सो इसने हमें आगे जाने दिया। इसमें क्यों रिस्ट्रिक्ट किया KJH में? क्योंकि मैंने KJH कैपिटल में डाला है, तो यहाँ पर KJH की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर इस वाली स्ट्रिंग में KJH की वैल्यू आई एज इट इज KJH इन कैपिटल लेटर आया। अब दूसरी स्ट्रिंग की जगह पर क्या आया? दूसरी स्ट्रिंग में मैंने बोला कि इस फील्ड को एल केस में कन्वर्ट कर दो, तो उसने कर दिया एल केस में कन्वर्ट, KJH। इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? एल केस एंड दिस, इसका पूरा आउटपुट क्या आया? तो अब मेरी पहली स्ट्रिंग है ये और दूसरी स्ट्रिंग है ये, और तीसरा पैरामीटर मैंने जीरो लगा रखा है, दैट मीन्स जो इसमें कंपैरिजन होगा वो केस सेंसिटिव होगा, अपर और लोअर केस को वो डिफरेंट मानेगा। तो अब यहाँ पर ये एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे, एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे, दैट मीन्स एक नॉन जीरो रिजल्ट आएगा, ठीक है, नॉन जीरो रिजल्ट आएगा, और नॉन जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन आंसर विल बी नो। ठीक है, यहाँ जीरो नहीं आया तो दोनों मैच नहीं हुए, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए इसने हमको यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो वैलिडेशन रूल के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है अब? ओके, तो इस तरीके से हम यू केस को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें, किसी तरीके से मतलब हमको कोई रिक्वायरमेंट मिली है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को या ये जो फंक्शंस हमने अभी तक पढ़े हैं इनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूज कैसे करना है वो आपने देख ही लिया कि जो भी फंक्शन लिखना है उसके ब्रैकेट होनी चाहिए, ओपन और क्लोजिंग उसकी होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपन किया इसका ब्रैकेट और क्लोज तो आपने किया ही नहीं, या लास्ट में जाके एक ही ब्रैकेट क्लोज किया है, तो उस केस में गड़बड़ी, ठीक है, एरर आ जाएगी उस केस में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, अगर ये क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ। अब पीपीटी पर चलते हैं। पीपीटी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन सिंटेक्स क्या होता है ट्रिम फंक्शन का? ट्रिम एंड अंदर जो आपने टेक्स्ट दिया है वो चीज। ट्रिम फंक्शन हमने एक्सेल में भी पढ़ा था, दैट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हम देते हैं अपने टेक्स्ट के फ्रंट में, बैक में या मिड में, उनको वो रिमूव कर देता है, ट्रिमिंग कर देता है। ठीक है, जस्ट आप लोग हेयर कट करवाते हो, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा आप लोग की लेंथ बढ़ जाती है बालों की या शेप खराब हो जाती है तो उसको आप ट्रिम कर देते हो, दैट मीन्स आप उसको परफेक्ट शेप में जैसा होना चाहिए वैसे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने डेटा में क्या ट्रिम कर सकते हैं? जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको हटा सकते हैं, क्योंकि एंट्री के टाइम पे हो सकता है मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैं एक न्यू यूजर हूँ, डेटाबेस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, और मैंने क्या किया, ऐसे एंट्री की और स्पेस 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 देती गई, या दब गया मुझसे, मैंने गौर नहीं किया और यहाँ पर मैंने एंटर कर। अब डेटा तो सिर्फ 4 कैरेक्टर्स का है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4-5 स्पेसेस भी दे दिए, तो अब डेटाबेस के अंदर वो भी सेव होंगे जाके, उनकी भी एक एसकाई वैल्यू होती है, उनका भी बाइनरी कन्वर्जन होगा, तो स्पेस वो भी लेंगे, प्रोसेसिंग स्पीड को हैम्पर वो भी करेंगे। तो ऐसे चीजों को हटाने के लिए जो यूजर ने गलती से स्पेसेस वगैरह दे दिए हों उनको हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसे विजुअली ट्रिम फंक्शन कुछ आपको रिफ्लेक्ट करेगा नहीं क्योंकि वो स्पेसेस हटा रहा है एक्स्ट्रा, बट इंटरनली वो हमारा बहुत सारा डेटा स्टोरेज जो है उसको सही कर देता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा कर। ओके, सो दैट इज ट्रिम फंक्शन। अब यहाँ पर ट्रिम के कुछ वेरिएशंस हैं अपने पास, एल ट्रिम एंड आर ट्रिम।
L trim and R trim. लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट एंड R फॉर राइट, तो दोनों डायरेक्शन से, ठीक है। यहाँ पर तो आप सिंपली ट्रिम कर रहे हो तो ये सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेगा। आप चाहते हो कि यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड से ट्रिमिंग हो तो आप L ट्रिम यूज कर सकते हो, और आप चाहते हो यहाँ पर कि राइट साइड से ट्रिम हो तो उसमें आप R ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको वैल्यू कैसे देनी है, जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, R ट्रिम लिखना है वैलिडेशन टूल के अंदर, और उसके अंदर ब्रैकेट में एक ही पैरामीटर जाता है, तो उसमें चाहे तो आप फील्ड का नेम दे दीजिए या डायरेक्टली स्ट्रिंग दे दीजिए, दैट इज अप टू यू। ओके, तो इसको हम डेटा को परफेक्टली स्टोर करने के काम में ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेट फंक्शन। डेट फंक्शंस, अभी हमने कौन सी कैटेगरी डिस्कस की थी, टेक्स्ट फंक्शंस, यानी कि टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में जो जो पॉसिबल वैलिडेशन रूल चल सकते हैं वो हमने देखा। अब दूसरा जो अपना डेटा टाइप होता है डेट एंड टाइम वाला, उसके साथ में कौन कौन से वैलिडेशन रूल आप दे सकते हो। सबसे पहला है यहाँ पर डेट फंक्शन इटसेल्फ। डेट, कोई पैरामीटर नहीं जाता है इसमें, खाली जाता है ये बिल्कुल, तो वहां पर हमको सिर्फ लिखना है डेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जहाँ पर भी आपने ये फंक्शन लिखा, इसका जो रिटर्न होगा, हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, करेंट सिस्टम डेट करेगा, ठीक है। रिटर्न दिस सिस्टम डेट। अगर मैंने लिखा वैलिडेशन रूल के अंदर डेट, तो आज की जो डेट है 27/7/2021, ये मुझे रिटर्न करेगा। करंट सिस्टम डेट, अगर आपके सिस्टम में 27 चल रही है तो 27 रिटर्न करेगा। अगर आपने गलत डेट डाली हुई सिस्टम में तो गलत डेट भी एंटर कर सकता है। ये नहीं है कि वो कहीं और से फैच करके ला रहा है, वो जो सिस्टम से डेट उठा रहा है, तो जो भी आपके सिस्टम की करंट डेट होगी उसको ये ला करके क्लियर है इतना। इसके बहुत सारे यूज आते हैं डेट फंक्शन के, क्योंकि हम आगे मिक्सअप में देखेंगे, क्योंकि अकेले में इसका कुछ भी ऐसा यूज हो सकता है। वैसे अगर आपको कंपेयर करना हो कि यूजर जो डेट सेलेक्ट करे वो आज की डेट से छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज हमने एक फील्ड लिया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ ले लिया, डेटा टाइप हमने सेलेक्ट किया डेट एंड टाइम, ओके। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूजर जो भी डेट इनपुट करे वो आज की डेट से छोटी हो, क्योंकि फ्यूचर की कोई डेट ऑफ बर्थ कोई डाल नहीं सकता, तो टिल टुडे डेट ऑफ बर्थ वो डाल पाए, लेकिन उससे बड़ी डेट ना डाल पाए। अभी तो वो बड़ी डेट भी डाल सकते, 28 भी डाल दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगले साल की भी डाल सकता है, बट हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि एंट्री शुड बी लेस देन करेंट डेट, ठीक है, करेंट डेट। तो हम इसको यहाँ पर आ जाएंगे और वैलिडेशन रूल में इसको बोलेंगे कि लेस देन, सीधे हम 27 तारीख लिखेंगे तो वो तो फिक्स हो जाएगा। करंट डेट लाने के लिए हमें डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो वो आप जिस दिन भी चलाओगे, जिस दिन भी डेटाबेस रन करोगे, उस दिन की करंट डेट से कंपेयर करेगा। ये भी इसका एक बेनिफिट होता है, ठीक है। हम इसको एक फिक्स वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे डेट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड सेव, यस यस। और अब देखो यहाँ पर ये लेस देन द करंट डेट ही एक्सेप्ट करेगा, लेस देन ले लिया और ग्रेटर देन मना कर दिया, यू कांट एंटर। इस वैलिडेशन रूल के हिसाब से आपको गलत एंटर। क्लियर है ये, समझ में आया। आगे चलें डेट एंड टाइम फंक्शन पे।
ओके, बाकी लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं? नितेश को आपने रिप्लाई करने के लिए हायर किया है क्या सब लोगों ने? नितेश ही बोलेंगे यस नो, और हरिस्वरूप ही आंसर करेंगे। बाकी लोग कहाँ हैं? ओके, निशान, वंशिता, और कौन जग रहा है? केतन भी। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है अपना नाउ फंक्शन। अगेन नाउ फंक्शन भी क्या है, विदाउट एनी पैरामीटर वर्क करता है। ठीक है, नाउ लिखना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। रिटर्न क्या करेगा ये? नाउ फंक्शन रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। प्रथम सिस्टम डेट इसके अंदर चले या ना चले, नॉट कंफर्म। ठीक है, तो आप चाहते हो तो मैं इसको ट्राई भी कर लेती हूँ, बट वही चीज है, एक्सेस इसको सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा वो उसके लाइब्रेरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हो आप। ठीक है, ओके, चलिए आपकी क्वेरी है पर अननोन फंक्शन सिस्टम। ठीक है, एक्सेस के अंदर ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी लाइब्रेरी में कहीं भी इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये और डेटाबेस सॉफ्टवेयर में वर्क करता है और इसमें नहीं करता। ठीक है, नाउ दूसरा फंक्शन है अपना नाउ फंक्शन ही। तो नाउ फंक्शन क्या करता है, जैसे डेट फंक्शन सिर्फ डेट रिटर्न करता है, नाउ फंक्शन आपका सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करता है। ये मेरे सिस्टम पे दिख रहा है नीचे, डेट और टाइम दोनों। तो नाउ फंक्शन आपको डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है डेट एंड नाउ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, डे। रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ। अब वो जो एग्जाम्पल था जो अपना बचा हुआ है बाकी 18 ईयर अबव वाला, जो हमने एक दिन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमारे पास ये वाले फंक्शन हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो अब वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, जो अपना डे फंक्शन है, वो डे फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डे ऑफ द मंथ। आप जो भी डेट उसको दोगे उसमें से डे को फैच करके आपको शो कर देगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है इसका, डे ब्रैकेट के अंदर आपको डेट वैल्यू देनी है। या तो ऐसे फील्ड का नेम दे दो जिसके अंदर की डेट इनपुट हो, या तो कोई डेट आप खुद भी इनपुट कर सकते हो। तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर होती है, बिकॉज ये 1 to 31 के अंदर कोई भी डे रिटर्न कर सकता है, जो भी आपने डेट सेलेक्ट की। तो इसको एक बार मैं आपको शो भी कर देती हूँ। हाँ, सपोज मैंने किया डे फंक्शन के लिए स्पेशली बनाया है मैंने फील्ड, तो उसका नाम दे दिया डेट डे। अब सपोज हम इस फील्ड में चाहते हैं कि यूजर जो डेट इनपुट करे वो डेट 15 से छोटी हो, 15 के बाद की कोई डेट एंटर ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अब हमको उस पूरे डेट में से, ये जो फील्ड है अपना, इस पूरी डेट में से सिर्फ डे को फैच करना है और उसको कंपेयर कराना है 15 से, कि दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो उसके लिए हमको फंक्शन मिल गया, दैट इज डे। डे के अंदर आप इनपुट देते हो, या तो डेट दे दो डायरेक्टली, या फिर आप फील्ड का नेम दे दीजिए जिसके अंदर की डेट है। तो इसके अंदर हम डेट डालेंगे बाद में अभी। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी डेट हम डालेंगे उसमें से डे को पैच कर देगा। तो सपोज हमने डाला है 14, तो ये कंपेयर करेगा कि क्या ये 15 से छोटी या इक्वल है। यस, तो फिर उसको हमें परमिट करेगा, अदरवाइज हमको परमिट।
ये आया हमारा, यहाँ पर हमने चूज किया, देखो पहले रॉन्ग डेट इनपुट कर 22, इस मंथ जो मैं डेट ले रही हूँ इसमें डे की वैल्यू क्या है 20, तो इसने बोल दिया कि आप नहीं ऐड कर सकते। हमने कहा ठीक है हम फिर 13 ले लेते हैं, तो 13 को ये आराम से ले लेगा, टिल 15 ये आराम से ले लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मोर देन 15 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कितने काम का फंक्शन है डे फंक्शन, कि जो पूरे डेट में से हमको डे को चूज करके हमको दे रहा है, राइट। इसी तरीके से हमारे डेट एंड टाइम में बहुत सारे फंक्शन हैं। ये क्लियर हुआ किस तरह से वर्क किया डे फंक्शन ने? यस कामरान, वीडियो ऑन कीजिए।